ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसके सब सीक्वेंस का क्या मीनिंग है। ठीक है। लेटर ऑन हमने देखा कि अगर सब सीक्वेंस के पास कोई लिमिट होती है, लिमिट पॉइंट होता है, तो वो सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होता है। और सबसे लास्ट जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी शायद, जिससे हमने एंड किया था, वो हमने ये लिखी थी कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, मान लो वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है किसी लिमिट पर एल पर, तो उसकी हर एक सबसीक्वेंस उसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। तो ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो हमने क्या कहा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल पर, सो एवरी सबसीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। तो इस प्रूफ को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? इस प्रूफ को स्टार्ट हम यूजिंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के आइडिया से करेंगे। सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी सीरीज कन्वर्जेंस के लिए, बता सकते हो आप? necessary and sufficient condition for the series convergence, बोलो क्या था necessary and sufficient condition for series convergence? Every Cauchy sequence is convergent and Cauchy sequence is Cauchy. हाँ, लेकिन उससे पहले वाला नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक दो हमने किए, एक तो कॉची सीक्वेंस वाला कर दिया, एक और हमने किया था, बोलो क्या किया था? Sequence should be bounded and have a unique limit point. हाँ, सो अगर हम बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट अगर हम शो कर देते हैं कि किसी सीक्वेंस के पास है, देन हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो क्या है, आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। नाउ इस चीज़ को भी हम इसी से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जो स्टेटमेंट क्या लिखी मैंने कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी और सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले आपने एक आइडिया देना है कि यूनिक लिमिट पॉइंट क्यों होगा, क्यों मोर देन वन लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सब सीक्वेंसेस के पास सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रही है, सब सीक्वेंस को प्रूफ कर रहे हैं, तो सब सीक्वेंस के पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होगा? क्या लॉजिक दोगे आप? So because series is convergent, सीरीज so कहाँ से है बीच में? sequence is हाँ convergent, हाँ and we know that if a subsequence has unique limit point, if a subsequence has a limit point, हाँ that it is also the limit point for the sequence, हाँ, and sequence is convergent, so it will have a limit point. इट विल हैव वन लिमिट पॉइंट, राइट। तो कैसे करके बोलेंगे यूनिक लिमिट पॉइंट के लिए? हम सिंपली लिखेंगे कि अगर आपके पास सब सीक्वेंस के पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट होता है, तो फिर हर एक लिमिट पॉइंट जो सब सीक्वेंस का है वो सीक्वेंस के पास भी है, तो सीक्वेंस के पास भी मोर देन वन लिमिट पॉइंट होगा। बट उसके पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। दैट्स वाई सब सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट आएगा। नाउ बाउंडेडनेस के लिए क्या आइडिया आप दोगे कि वाई द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड, गिवन सब सीक्वेंस इज बाउंडेड? बोलो जल्दी जल्दी सोचो। Because the original sequence is bounded. हाँ, बिकॉज ओरिजिनल सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओरिजिनल सीक्वेंस क्यों बाउंडेड है? क्योंकि वो कन्वर्जेंट है। बिकॉज इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है। अब सब सीक्वेंस के अंदर कोई न्यू टर्म्स तो हम ला नहीं रहे हैं, जितने भी टर्म्स सब सीक्वेंस के अंदर हैं सारे के सारे टर्म्स सीक्वेंस से ही उठाए गए हैं, दैट्स वाई इट विल बी बाउंडेड। तो यूजिंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, one can directly show that if a sequence is convergent to L, then every subsequence of that sequence will also converge to L, right? So start करते हैं प्रूफ को। अब शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। सो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर या फिर कल के लेक्चर में सीक्वेंस वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट शीट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीक्वेंसेस के ऊपर। देन सीरीज वाला जो पोर्शन है हम बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कल मॉर्निंग में तो शायद छुट्टी रखनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन शायद इवनिंग की क्लास हो, सर आपको बता देंगे लीनियर अलजेब्रा में। बाकी मॉर्निंग में तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, सो कल आपको आज असाइनमेंट शीट दे दी जाएगी, और जो जो प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस के आउट है वो मैं मेंशन कर दूंगा कि अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रॉब्लम्स को छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको कल अटेम्प्ट करनी है अपनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास लेक्चर कौन सा है, ये है 3rd नंबर, राइट। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है, सो लास्ट स्टेटमेंट ये थी हमारी कि
दिखाई दे रही है सभी को स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी ये थी कि अगर सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है तो उसकी हर एक सब सीक्वेंस एल पर ही कन्वर्ज करेगी। सो इसी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड देन प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, सो प्रूफ का आइडिया मैं दे चुका हूँ, बस हमें सिंपली नोट डाउन करना है प्रूफ को फॉर द रेफरेंस पर्पज। सो सबसे पहले कहेंगे कि लेट xn बी अ सीक्वेंस एंड xnk बी इट्स सब सीक्वेंस। तो एक आपने सीक्वेंस कंसीडर की, देन आपने उसकी सब सीक्वेंस कंसीडर कर ली। ठीक है, लेट xnk बी इट्स सब सीक्वेंस एंड आपके पास xn जो गिवन है कि l पर कन्वर्ज कर रहा है, इसे नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए। xn आपको पता है कि l पर कन्वर्ज कर रहा है। अगर xn l पर कन्वर्ज कर रहा है तो आप बोलोगे कि, तो आप क्या बोलोगे कि xn is bounded and have यूनिक लिमिट पॉइंट। तो आप बोलोगे कि सिंस xn इज बाउंडेड, xn इज बाउंडेड देयरफॉर xnk इज बाउंडेड। फिर आप कहोगे कि सिंस xn हैज यूनिक लिमिट पॉइंट दिस इम्प्लाई xnk हैज यूनिक लिमिट पॉइंट। ये वाली बात, यूनिक लिमिट पॉइंट वाली बात मैं कैसे कह रहा हूँ? इस वाली थ्योरम से जो हमने यहाँ पर लिखी थी कि अगर एक लिमिट पॉइंट सब सीक्वेंस के पास आता है तो वो सीक्वेंस के पास भी आएगा ही आएगा। नाउ इट मीन्स कि सब सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट अगर आ जाएं तो फिर सीक्वेंस के पास भी दो लिमिट पॉइंट आएंगे, बट जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट आ रहा है। सो यूजिंग दीज टू हम डायरेक्टली लिखेंगे कि xnk इज कन्वर्जेंट। सो xnk आपकी क्या है? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ऑलराइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट हम किससे करेंगे कि एक और थ्योरम हमें लिखनी है बेसिकली, ये तो कल का था, बट आज हम स्टार्ट करेंगे एक थ्योरम से। सो थ्योरम सिंपली ये है कि अगर आपके पास L एक लिमिट पॉइंट होता है सीक्वेंस का, मान लो एक लिमिट पॉइंट हमने कंसीडर किया सीक्वेंस का कि लेट L बिलोंग्स टू R एंड L इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn, देन क्या होगा? देयर इज अ सब सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट xnk such that xnk converges to L। तो मतलब अगर सीक्वेंस के पास तीन लिमिट पॉइंट है तो उन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसी सब सीक्वेंस आपको मिलेगी जो उस लिमिट पॉइंट पर क्या क्या कर रही हो? कन्वर्ज कर रही हो। इट मीन्स, ठीक है, फॉर एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn there exists a subsequence, there exists a subsequence converging to that limit point। ठीक है, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नाउ आपके पास क्या आइडिया है इस चीज को प्रूफ करने के लिए? बोलो कैसे करके आप प्रूफ कर सकते हो? हमें एक एग्जिस्टेंस शो करनी है एक ऐसी सब सीक्वेंस की। फॉर्मल में आइडिया नहीं मांग रहा हूं, बस आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये चीज आई होगी। सो हमें एक सब सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस शो करनी है जो कि L पर क्या कर रही हो? कन्वर्ज कर रही हो। सो बोलो। Since every limit point contains infinitely many of the aliens
So in this we can say, So since every limit point contains, suppose this is the limit point, now you know that every neighborhood of this limit point contains infinitely many members of xn. Then what? बोलो. इन्हीं टर्म्स को उठा के ही सब सीक्वेंस बनाना शुरू कर देंगे। हाँ, सो हमारे पास जैसे इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स हैं, तो ये जो इसके अंदर जो सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं वो काउंटेबली इन्फानाइट हैं। तो काउंटेबली इन्फानाइट है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग चेंज नहीं करेंगे। ऑर्डरिंग मतलब जैसी मेन सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को, मेन सीक्वेंस में जो ऑर्डरिंग है, जो नंबर पहले आ रहा है वो उसे हम पहले ही लिखेंगे सब सीक्वेंस में भी, जो नंबर बाद में आ रहा है उस नंबर को हम बाद में ही लिखेंगे सब सीक्वेंस में भी। सो इसी से हम क्या कर सकते हैं, सब सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि वो जो सब सीक्वेंस हमने क्रिएट की है उसमें ये भी हो सकता है कि यहीं पर कोई दूसरा लिमिट पॉइंट हो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मान लो दूसरा लिमिट पॉइंट है, तब जरूरी नहीं है कि वो जो सब सीक्वेंस क्रिएट की गई है वो इसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्ज करे। सो हम क्या कहेंगे कि अगर आपके पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट है तो आप अपने नेबरहुड को श्रिंक करो। श्रिंक का मतलब पतला सा कर दो। सो पतला सा करने से क्या हो जाएगा कि ये एल डैश हमेशा बाहर छूट जाएगा। अगर दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट है तो सबसे पहले आप क्या करो, इससे इस नेबरहुड को डिसजॉइंट बनाओ। अब क्योंकि हर एक नेबरहुड में इन्फानाइटली मेनी मेंबर्स हैं सीक्वेंस के, दैट मीन्स इस नेबरहुड में भी इन्फानाइटली मेनी मेंबर्स होंगे। सो जैसे ही इसमें इन्फानाइटली मेनी मेंबर्स आएंगे और इस नेबरहुड में सीक्वेंस का सिर्फ यही एक लिमिट पॉइंट है, therefore because it is bounded as well as it has unique limit point, so it will converge to this point। क्या इस प्रूफ में किसी को कोई डिफिकल्टी है? अगर है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। सो आगे हम बढ़ेंगे। सो हमने बोलना है मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस सॉरी। सो मोनोटॉनिक सीक्वेंस की मैं क्विकली यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस के लिए हमें दो टाइप्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। हो सकता है इंक्रीजिंग हो सकता है डिक्रीजिंग हो। लेट एक्सएन बी अ सीक्वेंस, ठीक है। हाँ, पहला कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, तो m डॉट आई लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। m डॉट डी लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। नाउ मैं कहूँगा कि आपके पास ये, जैसे मैंने मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग लिखा है, तो हम कब कहेंगे कि कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है? अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई करे। xn प्लस वन, जो अगला वाला टर्म है वो पिछले वाले टर्म से बड़ा आना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। इसमें अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से छोटा आना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। देयरफॉर हम कह देंगे कि ये सीक्वेंस मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है और ये मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, तो अगर हमसे कोई कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो तब हम बस यहाँ पर ये फर्क लाएंगे कि यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैंने डिक्रीजिंग लिखा तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन xn आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें थ्योरम लिखनी है। सो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम इसे एज अ थ्योरम यहाँ पर सिर्फ स्टेट करेंगे। सो थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटॉनिक हो, कुछ भी हो, मोनोटॉनिक चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे वो फिर डिक्रीजिंग हो, मोनोटॉनिक, बट मोनोटॉनिक होनी चाहिए। सो इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटॉनिक as well as it is bounded, then you have guarantee that this sequence will converge, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे कि every monotonic bounded sequence converges।
सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह हम इसका यूज़ करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस के पास मोनोटॉनिक बिहेवियर है तो फिर ये गारंटी है कि वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए होमवर्क है, आपको नहीं इसे प्रूफ को करना है। आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ऐसा आप समझ लो कि इवन हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है आपका वो डिफ़िकल्ट अब होता जा रहा है टाइम के साथ, बट इवन अगर वो डिफ़िकल्ट भी है फिर भी इन थ्योरम्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। हालांकि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, है ना, बट जैसे कि हायर लेवल के एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, बट जो बेसिक लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी मिले बट स्टिल इन थ्योरम्स का हो सकता है किसी ना किसी क्वेश्चन में कहीं पर अगर आपको कन्वर्जेंस की नीड है उसे प्रूफ करने में हेल्प मिले, या फिर इवन आप किसी इंटरव्यू में आप बैठे हो तो इंटरव्यू में कोई आपके पास सीक्वेंस दे दी गई एंड देन उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस आप यूजिंग दीज थ्योरम्स प्रूफ कर रहे हो। ठीक है, सो थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। सो कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स ये कहती है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, इफ an इज अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू l। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि l पर कन्वर्ज कर रही है, देन दिस इंप्लाइज कि आपके पास एक न्यू सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूं जो कि अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उस बेसिस पर हम इसे लिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन की जो सीक्वेंस है, जिस नंबर पर an कन्वर्ज कर रहा था उसी नंबर पर ये भी कन्वर्ज करेगा। दैट इज, क्या मीनिंग है इसका कि इफ लिमिट n गोज टू इंफिनिटी an l, दैट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर चलो मैं एग्जिस्ट लिखता हूँ, सिर्फ वर्ड एग्जिस्ट यूज करेंगे। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए then limit n goes to infinity a1 plus a2 up to an जो है आपका अपॉन n, ये क्या कर जाएगा an के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, so this limit will be equal to limit n goes to infinity an। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी देन ये चीज़ आपकी होल्ड करेगी। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन वाली जो सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, हम इसका भी प्रूफ नहीं करेंगे। अब ऐसे ऐसे करके हम कुछ रिजल्ट्स लिखते जाएंगे जिनका यूज़ हमें करना पड़ सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, हाँ, सो ये जो अगला मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसका कोई स्पेशल नेम तो नहीं है, बट हम इसे एज अ थ्योरम लिखेंगे। सो थ्योरम क्या है? थ्योरम सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, ठीक है, इफ an बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड आपके पास ये जो an है ये कन्वर्ज कर रहा है किसी नंबर l पर वेयर l इज ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस अगर किसी नंबर पर कन्वर्ज कर रही है तो आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस मैं आप लिखने जा रहा हूं जो कि ज्योमेट्रिक मीन की सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? nth रूट। सो ये जो ज्योमेट्रिक मीन की सीक्वेंस है ये भी किस पर कन्वर्ज करेगी? l पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट हम इसे याद रखेंगे। नाउ अब हम एक और कॉशीज थ्योरम तो इसको नहीं कहते हैं बट इसको कहते हैं कॉशीज फॉर्मूला ऑन लिमिट्स। ये रिजल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सो कॉशीज फॉर्मूला ऑन लिमिट्स क्या है कि अगर आपके पास सीक्वेंस है मान लो पॉजिटिव टर्म्स की, ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट
तो ये सब लेने में लगे हुए हैं। सो इस वजह से क्या हो सकता है कि आपके पास ये टर्म हो सकती है नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपका क्या होगा, जो स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है ये सब डिफाइन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए बस पॉजिटिव लिया जा रहा है। सो सिमिलरली कॉशीज फॉर्मूला ऑन लिमिट्स में भी हम पॉजिटिव टर्म की ही सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। सो इफ ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, देन सो हमने एक सीक्वेंस ली पॉजिटिव टर्म की, देन हम कहेंगे कि इफ आपका ये जो सीक्वेंस है ए एन प्लस वन ओवर ए एन, ये जो न्यू सीक्वेंस हमने डिफाइन की है, अगर ये एल पर कन्वर्ज कर जाए, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, ये डिवीजन डिफाइन कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है, फिर आपके पास ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू जो है वो इतनी ही आती है, ठीक है, इज इक्वल टू एल। तो ये 3 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है, 3 नहीं 4 है वैसे, एक और हम करेंगे अभी। सो 4th नंबर पे है, इसका नाम होता है सिज़ारो थ्योरम, ठीक है, सिज़ारो थ्योरम। सो क्या है सिज़ारो थ्योरम? अगर आपके पास ए एन और बी एन दो सीक्वेंसेस हैं, लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीक्वेंसेस, ठीक है, मान लो 2 सीक्वेंसेस हैं और इसमें गिवन ये दिया जा रहा है कि ए एन L1 पर कन्वर्ज करेगा एंड बी एन L2 पर कन्वर्ज करेगा। देन एक न्यू सीक्वेंस में डिफाइन कर रहा हूँ जो कि प्रोडक्ट होगा, ऐसा आप समझ लो कि ए वाली सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म आपने उठाई और बी वाली सीक्वेंस से nth टर्म आपने उठाई, फिर ए वाली सीक्वेंस से सेकेंड टर्म, इससे n-1th टर्म, ठीक है। सो इस तरीके से करते 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 आप बढ़ते जाओगे तो लास्ट में कितना आएगा, AnB1, राइट। तो कहा यह जाएगा कि जब आप इसका ये मीन ले लोगे, देन ये जो सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस अगर L1 और L2 पर कन्वर्ज कर रही है, तो फिर ये गारंटेड है कि ये भी किस पर कन्वर्ज करेगी, L1 डॉट L2 पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। सो इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ फिर ये सच दैट हटा देते हैं, फिर लिखते हैं इफ, फिर हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। आपने ये तो देखा होगा कि लिमिट सुपीरियर या फिर लिमिट इंफीरियर जो है, लिमिट सुपीरियर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी गलत मैंने बोल दिया। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कि जब सीक्वेंस कन्वर्ज करे तभी जाकर लिमिट वो एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर कन्वर्जेंस नहीं है तो हम कैसे करके सीक्वेंसेस को कैटेगराइज करें। तो जैसे कि आपने देखा था कि ऐसी सीक्वेंस आपके पास थी जिसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, किसी किसी के पास 3 लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, कितने भी लिमिट पॉइंट आप बना सकते हो, बट हम कैटेगराइज करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये किस पर बेस्ड है कि जो लिमिट पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें सुपीरियर कौन लिमिट पॉइंट है, सुपीरियर कौन है, और जो आपने लिमिट पॉइंट्स लिखे हैं उनमें इंफीरियर कौन है। तो ये कैटेगराइजेशन इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो लिमिट सुपीरियर नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिट्स में जो सुपीरियर होगा, लिमिट पॉइंट्स में जो सुपीरियर होगा उसको हम नाम दे रहे हैं लिमिट सुपीरियर, ठीक है। और लिमिट इंफीरियर, लिमिट्स में जो इंफीरियर होगा उससे हम कह रहे हैं लिमिट इंफीरियर। सो डिफाइन करते हैं लिमिट सुपीरियर।
सो कैसे करके, पहले तो हम बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है। सो हमने कहा कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, ठीक है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, ठीक है। देन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, नहीं पहले इसी में लिखते हैं, देन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज डिनोटेड एज, तो डिनोट कैसे करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं डिनोट, लिमिट लिखा फिर ए एन लिखा और उसके ऊपर एक बार लगा दिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली लिम सुप लिखा और फिर ए एन लिख दिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लिम सुप लिखा और यहाँ पर ए एन लिखा और फिर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो तीनों ही रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो इसी चीज़ के हैं। सो हम फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लिखना आसान है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे करके ये डिफाइंड है, ऐसे। तो आपने क्या करना है, तो याद रखने का मैं एक तरीका आपको समझाऊंगा ताकि आप लिम सुप और लिम इन्फ में कंफ्यूज ना हो। तो हम पहले दोनों को साइमल्टेनियसली लिखते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं एक साथ लिखना चाह रहा हूं दोनों को। ठीक है, देन लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज डिनोटेड एज लिम इन्फ ए एन, लिम इन्फ ऑफ ए एन या फिर लिम इन्फ ऑफ एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। सो जैसे कि आपको सुपीरियर निकालना है, जैसे कि आपको लिमिट सुपीरियर निकालना है, सो लिमिट सुपीरियर निकालते समय पहले आपने सुप्रीमम लिखना है। अब ये जो सुप्रीमम है ये वेरी किस पर कर रहा है, ये इन टर्म्स पर वेरी कर रहा है, ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 2, ए एन प्लस 3, ए एन प्लस 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर आप लिखोगे इन्फीमम, फिर आप लिखोगे ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 2, ए एन प्लस 3, ए एन प्लस 4 एंड सो ऑन। देन आप क्या करोगे, बाहर से इस पे इन्फीमम लिखोगे। तो याद रखना है, अगर लिमिट सुपीरियर है तो आउटसाइड से इन्फीमम आएगा, उल्टा अपोजिट होगा आउटसाइड से। इनसाइड वाला तो सेम रहेगा बट आउटसाइड वाला अपोजिट होगा। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिमिट इंफीरियर, तो आउटसाइड से सुप्रीमम आएगा। सो जैसे कि आप देखोगे कि आपने इस सेट का इन्फीमम वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, बट इन्फीमम वैल्यू भी किस पर डिपेंडेंट होगा, एन पर। तो हम बाहर से फिर उसमें, जैसे कि अगर आप इसको लिखोगे, इसको थोड़ा सा और नीचे खिसकाते हैं। सो हमने खिसकाया यहाँ पर। तो जैसे कि अगर आप लिखोगे इसे तो ये आएगा कैसा, तो आपने सबसे पहले ये देखा कि ये जो है इस सेट का सुप्रीमम है, इसका आंसर एक सिंगल नंबर आएगा, इसके आंसर बहुत सारे नहीं आएंगे। तो अगर इसका आंसर सिंगल नंबर आ रहा है तो ये वाला इन्फीमम किसके ऊपर रन कर रहा है, सो ये इन्फीमम कर रहा है n के ऊपर रन। तो जैसे कि आपने सबसे पहले n की वैल्यू को रखा 1, तो n की वैल्यू को अगर मैं 1 रखूंगा तो आपके पास ऐसा आएगा, सुप्रीमम a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन लाइक दिस। देन आप क्या करोगे, n की वैल्यू को 2 रखोगे, देन अगेन सुप्रीमम a2, सॉरी हाँ a2 से स्टार्ट होगा, a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन। देन n की वैल्यू को आप रखोगे 3, तो आपके पास कितना आएगा, a3, a4, a5, a6, a7, a8 एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा।
सो ये जो टर्म है इनसाइड में जो हमने लिखी है ये एक सिंगल टर्म है ना। इसका आंसर जो आएगा n पर बेस्ड आएगा, जिस हिसाब से an चल रहा होगा उसी हिसाब से इसका आंसर आएगा, बट ये सिंगल नंबर है, इट्स अ रियल नंबर, दिस क्वांटिटी इज अ रियल नंबर, सिंगल रियल नंबर। नाउ but for different values of n it will produce different outcomes. So this is your first outcome, single real number, this is your second single real number, this is your third single real number. Now what you are doing is over these real numbers you are finding out its infimum. So this is what we call limit superior, right? अब हम similarly क्या define कर रहे हैं, limit inferior को define कर रहे हैं। सो यहां पर भी ये जो क्वांटिटी है दिस इज अ सिंगल रियल नंबर बट इट डिपेंड्स ऑन n, राइट। सो जब आपने n, यहां पर भी जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये जो सुप्रीमम है ये n के ऊपर वेरी कर रहा है। सो आप अगर यहां पर सुप्रीमम लिखते हो तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, इन्फिमम a1, हमने n की वैल्यू को 1 रखा, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन लाइक दिस। फिर आपने क्या किया, दोबारा से n की वैल्यू को 2 रखा, a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन। फिर वापस रखा a3 a4 a5 एंड सो ऑन, एंड यही जो है चलता जाएगा। सो ये इन्फानाइट सेट है। सो एक सिंगल रियल नंबर यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से एक सिंगल रियल नंबर आएगा, यहाँ से भी एक सिंगल रियल नंबर आएगा। देन उन सब में से आपने क्या किया, सुप्रीमम वैल्यू ली, ठीक है। उनमें से हमने क्या किया, सुप्रीमम वैल्यू को कंसीडर किया, ठीक है। अगर आप इसे ग्राफिकली समझने की कोशिश करोगे तो हो क्या रहा है, सो ग्राफ पर हम इसको देखेंगे। हम ग्राफ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर में क्या कर रहे हैं। सो जैसे कि इस तरीके से समझो कि रेड कलर से जो है आप अपने क्या कर रहे हो, अपनी सीक्वेंस को लिख रहे हो। सो ये आपकी मान लो फर्स्ट टर्म थी a1, तो यहां पर मैं लिखता हूं, कैसे लिखूं, इस तरफ, चलो यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा, ये a1। देन ये मान लो आपकी a2 है, फिर ये a3 है मान लो, फिर a4, फिर a5, फिर a6, ठीक है। यहाँ डोमेन को देखते रहना, डोमेन से मैंने पहले 1 उठाया तो आउटपुट आया 1, 2 उठाया तो 2, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब 7 यहां पर आप मान लो, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ये 7 मान लो, ये 8 9 10 13 14 15 16 17 18 ऐसे से करके चलने लगता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, जब हम लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं तब हो क्या रहा है। सो जब आप लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हो तो पहले आप इन सब में से सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। सो देखो इस रेक्टेंगल का यूज लेते हैं। सो आपने क्या करा, पहले सब में से सुप्रीमम वैल्यू निकाल दी, सब में से सुप्रीमम वैल्यू निकाल दी, तो आपको पता है कि ये ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट वैल्यूज जो हैं वो निकल के आएगी। देन आपने अगले वाले में, यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर देखो, इसमें आपने a1 को छोड़ दिया, देन आपने इस सेट का सुप्रीमम लिया, राइट। फिर आपने थर्ड केस में क्या किया, इसको छोड़ दिया, a3 को, a2 को छोड़ दिया सॉरी, और इसका सुप्रीमम लिया। सो आपने इसका सुप्रीमम लिया किसमें, इसमें, और ऐसे करते 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 आप बढ़ते जा रहे हो। आपने अगली बार इसका सुप्रीमम लिया, देन जो कलेक्शन आपका सुप्रीमम्स का आ रहा है उसका आपने इन्फीमम लिया। सो अगर आप देखोगे इस सीक्वेंस का नेचर ऐसा है कि ये धीरे 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 इंक्रीज करने में लगी हुई है ना। मैंने जानबूझ के ऐसे सीक्वेंस लिए ताकि कंफ्यूजिंग ना बने काम। सो जब आप इसमें काम करोगे तो हमेशा यही आंसर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ये लास्ट पॉइंट जो है ना। सो हमेशा यही आंसर आता जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो सीक्वेंस थी ना, ये इस नंबर पर कन्वर्ज कर रही थी। किस नंबर पर, ये जो नंबर है यहाँ पर। सो इसे मान लो y इज इक्वल टू 6, इस नंबर पर मान लो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। सो हर बार 6 आएगा, हर बार 6 आएगा। देन आप उनमें से सबसे छोटी वैल्यू पिक कर रहे हो,
हमने पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, इनमें से सबसे जो छोटी वैल्यू है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी वैल्यू कुछ आएगी नहीं, हर बार आपका आंसर क्या आएगा, इस केस में हर बार आपका आंसर 6 आएगा। सो हर बार आपका आंसर 6 आया तो इन्फीमम भी कितना आएगा, 6 आएगा। सो इट मींस कि जो लिमिट सुपीरियर है वो आपको क्या करके दे रहा है, लिमिट सुपीरियर इज जस्ट चेकिंग द नेचर ऑफ द सीक्वेंस एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रही है, तो वो आपको वो चेक करके दे रहा है। बात समझ आ रही है आपको? सो लिमिट इंफीरियर इसका जस्ट अपोजिट करेगा। अब हम लिमिट, अगर हम ऐसी सीक्वेंस ना लें जो कि कन्वर्ज कर रही है, हम इसके जस्ट अपोजिट सीक्वेंस लें, तब कैसा होगा। सो 1 सेकेंड, जैसे मैंने अपोजिट सीक्वेंस ली, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, ये समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं कि इंफिनिटी पर बिहेवियर चेक हो रहा है आपका। फॉर अ गिवन सीक्वेंस यू आर चेकिंग इट्स बिहेवियर एट इंफिनिटी, ठीक है। हाँ, अब हम वापस आते हैं और एक और केस कंसीडर करते हैं। इस केस में हम जानबूझ के ऐसी सीक्वेंस लेंगे जो कि ऑसिलेट कर रही होगी। सो ऑसिलेट करते वक्त आपके पास क्या हो रहा है, तो देखोगे, तो मान लो ये 1 था, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं सीक्वेंस कौन सी लूंगा, वो -1 टू द पावर n वाली। तो -1 टू द पावर n, 1 पर -1 वैल्यू देता है, 2 पर ये वैल्यू देता है, 3 पर ये वैल्यू, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये, 7 पर ये, 8 पर ये, और इसी तरीके से चलता जाएगा आगे को भी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिमिट सुपीरियर की हम बात करेंगे, लिमिट इंफीरियर को हम बाद में देखेंगे, पहले लिमिट सुपीरियर की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स जो है उन सबका सुप्रीमम ले लोगे। तो जब आप इन सबका सुप्रीमम ले लोगे तो आंसर कितना आएगा, बोलो 1 आ जाएगा आंसर यहां से। सो फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, लिमिट सुपीरियर की मैं बात कर रहा हूं। देन सेकेंड टर्म के लिए आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया, फिर आपने इसको कंसीडर किया, इसमें सुप्रीमम कितना आएगा, 1। फिर आपने थर्ड टर्म को छोड़ा, और देन नहीं, किसको छोड़ा, सेकंड को छोड़ देता, नहीं सेकंड को नहीं छोड़ा, सेकंड को छोड़ा, देन आपके पास आंसर स्टिल 1 आएगा। फिर आप इसको भी छोड़ दो, स्टिल आपका आंसर 1 आएगा। फिर आप इसको भी छोड़ दो, स्टिल आपके पास आंसर 1 1 1 आता रहेगा हर केस में। सो द वैल्यूज ऑफ दीज हमेशा क्या है, 1 है। अगर हमेशा 1 है तो इन्फीमम जब आप लोगे 1 ही आएगा। तो आपकी जो सीक्वेंस थी, आपको दिखाई दे रहा है कि वो ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है इंफिनिटी की तरफ जाते हुए। तो इंफिनिटी पर हम देख रहे हैं कि इंफिनिटी पर आपका सीक्वेंस कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इंफिनिटी पर अगर हम लिमिट सुपीरियर की बारे में बात करें तो लिमिट सुपीरियर आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ आ रही है, लिमिट सुपीरियर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इंफिनिटी पर सीक्वेंस दोनों लिमिट पॉइंट रख रहा है, 1 भी रख रहा है और -1 भी रख रहा है, बट क्योंकि हम सुपीरियर की बात कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इंफीरियर की करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड वेट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, सो हम कहाँ पर थे, हाँ, तो हम यहाँ पर थे। तो मैंने ये कहा कि इंफिनिटी पर आपको दिखाई दे रहा है कि सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल तेजी से ऑसिलेट करने लग जाएगी 1 और -1 के अबाउट। तो 1 और -1 के अबाउट कर रही है ऑसिलेट, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि उसका जो सुप्रीमम वैल्यू है वो कितना आ रहा है, डायरेक्टली 1 आ रहा है। सो लिमिट सुपीरियर एज वेल एज लिमिट इंफीरियर will determine the behavior of the sequence at infinity, ठीक है। तो वो लिमिट के बारे में बात करेगा कि जो आप इंफिनिटी पर जा रहे हो तब सीक्वेंस के पास कैसे कैसे करके लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं और उनमें से सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन है, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया है। अब आगे हम चलते हैं, एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। सो अगर आपने एग्जांपल लिया जैसे कि an इज इक्वल टू n, ठीक है, ये एग्जांपल लिया, तो हमें बात करनी है लिमिट सुपीरियर के बारे में। सो हमने लिखा कि लिम सुप ऑफ an जो है वो होता है इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हम लिखेंगे तो a1 a2
A3 A4 एंड सो ऑन, फिर सुप्रीमम A2 A3 A4 एंड सो ऑन, फिर सुप्रीमम A3 A4 एंड सो ऑन। तो कितना आंसर आएगा इसका बताओ? ये जो टर्म है, पहली टर्म इसकी 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, फिर 4 है एंड सो ऑन लाइक दिस। देन इधर 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, और इस तरीके से चलने में लगा हुआ है। तो कितना आंसर आएगा बताओ? पहले वाले सुप्रीमम का इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका बगल वाले का भी इन्फिनिटी, तीसरे का भी इन्फिनिटी। सो आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक बार ये इन्फिनिटी आ रहा है, सो इसका इन्फिमम भी इन्फिनिटी ही होगा। इट मीन्स यहां से आपको पता चल रहा है लिमिट सुपीरियर से डायरेक्टली कि सुप्रीमम जो आपको क्या पता चल रहा है यहां से कि जब सीक्वेंस में आपने ग्रेटर वैल्यूज ऑफ n रखा है ना, ग्रेटर वैल्यूज ऑफ n रखा, तो आपको क्या हो रही है, आपकी सीक्वेंस वो डायरेक्टली इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लिमिट इंफीरियर के बारे में बात करनी है। सो सेम चीज होगी, बस बाहर से सुप्रीमम और अंदर से इन्फीमम। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा इन्फीमम, यहाँ पर भी आ जाएगा इन्फीमम। ठीक है, तो अब इस केस ये वाला भी कॉपी कर लेते हैं। इन्फीमम, नहीं, एक मिनट, सुप्रीमम आएगा बाहर से। बस इतना ही आएगा। नाउ इस केस में भी आप देखोगे तो यहां से इन्फीमम कितना आएगा, पहले वाले से 1, दूसरे वाले से 2, फिर 3, फिर 4 और ऐसे करके चलता जाएगा। तो अब इन सब का सुप्रीमम कितना आएगा, ये भी वापस से इन्फिनिटी आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है जो लिमिट सुपीरियर है और लिमिट इंफीरियर है। जैसे कि अगर इस सीक्वेंस को मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करने की कोशिश करूं तो नंबर लाइन पर आपको ये दिखेगी कैसी सीक्वेंस। सो नंबर लाइन पर ये जो सीक्वेंस है ये आपको ऐसे दिखेगी, फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट, इट मीन्स इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको अगर जैसे एक तो ये वाली सीक्वेंस थी, एक -1 टू द पावर n वाली मैं सीक्वेंस यहीं पर प्लॉट करता हूं अलग कलर से। ठीक है, ब्लैक कलर से प्लॉट करते हैं। तो -1 वाली जो सीक्वेंस है, चलो अलग ही ग्राफ में करना सही रहेगा। सो -1 टू द पावर n वाली जो सीक्वेंस है वो कैसा बिहेव कर रही है, 1 -1, सॉरी -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। सो अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की लाइन कंसीडर करूं और y इज इक्वल टू -1 की लाइन कंसीडर करूं, ठीक है, तो जो आपकी सीक्वेंस है व्हेन n इज सफिशिएंटली लार्ज, वो पूरी की पूरी सीक्वेंस उसी के बीच में कंटेन रहेगी। जो लिम्सुप आपने लिखा है, व्हेन यू विल चूज n सफिशिएंटली लार्ज, तो मतलब नहीं कंटेन रहेगी, ये बात तो सही नहीं बोल रहा हूं मैं, मुझे ये बोलना चाहिए कि जो आपका जैसे आपने ये इसका लिमिट इन्फीमम आया था -1 और लिम सुप आया था 1। सो जो लिम सुप है और लिम इन्फ है, इस केस में क्या हो रहा था, जब आपने y इज इक्वल टू 1 की लाइन ली, तो जब सीक्वेंस इंफिनिटी की तरफ जा रहा था तो सीक्वेंस क्या है, बार बार उस लाइन के अक्रॉस आ रही थी, सीक्वेंस की टर्म्स उस लाइन के अक्रॉस आ रही थी। सिमिलरली -1 के अक्रॉस भी सीक्वेंस की टर्म आ रही है। तो मतलब
ये एक ऐसी लाइन है y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1, जो कि सबसे, ऐसा आप समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू 1 सबसे बड़ी लाइन है और ये सबसे छोटी लाइन है जिसके अक्रॉस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो क्या करने में लगी हुई है, ऑसिलेट करने में लगी हुई है। बट इस केस में क्या हो रहा है, आपने देखा इन्फिनिटी आ रहा है, तो इस केस में इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ऐसी लाइन ढूंढ ही नहीं सकते हो जहां पर सीक्वेंस की टर्म क्या करें, when n goes towards infinity ऑसिलेट करे, आगे पीछे उसी के घूमते रहे, तो ऐसा नहीं हो रहा है। सो इट मींस यहां पर इन्फिनिटी आ गया। बात समझ आ गई? ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता चला कि आपके पास लिम सुप और लिम इन्फ क्या होता है। ठीक है, आप सिंपली ये डेफिनेशन अप्लाई करना, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने को बोला जा रहा है तो बेसिक डेफिनेशन से उसे सॉल्व किया जा सकता है। बट ये क्या है, हमेशा आपने देखा था आज से भी पहले की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, ओरिजिनल डेफिनेशन, उसके बेसिस पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है थोड़ा। सो लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हम कुछ फिर स्पेशल रिजल्ट्स पढ़ते हैं और स्पेशल रिजल्ट्स के बाद वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। तो हम यही अब करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, एक थ्योरम यहां पर लिखेंगे। सो थ्योरम सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, इफ ए एंड बी आर बाउंडेड सीक्वेंस, if a and b are bounded sequence, then जो आपका लिम सुप होता है वो क्या आता है, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसके पास लिमिट पॉइंट जो होंगे सारे के सारे फाइनाइट होंगे, है ना। लिमिट पॉइंट तो होंगे सबसे पहले, क्यों, बोल्ट्जमैन-वेरस्ट्रास थ्योरम। अब जितने भी लिमिट पॉइंट है सारे के सारे फाइनाइट नंबर है, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, मैक्स एलिमेंट ढूंढ सकते हो। तो मैक्स ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, तो लिम सुप क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंसेस के लिए मैक्स ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। लिम इन्फ क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस के लिए मिन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। इसका हम यूज करेंगे, प्रूफ में नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रूफ के लिए मुझे एक और डेफिनेशन देनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से मैं इसे प्रूफ कर पाऊंगा, बट हम अभी नहीं करेंगे उसको। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सेकेंड जो स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड वो ये है कि क्या लिखेंगे कि ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस है देन ये बात इफ एंड ओनली इफ है कि लिम सुप ऑफ ए एन जो होता है वो लिम इन्फ ऑफ ए एन के इक्वल तभी आता है जब ये क्या करे, कन्वर्जेंट हो। सो कन्वर्जेंस अगर आपको कभी भी बोलना है तो आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट से भी बोल सकते हो कि किसी सीक्वेंस में लिम सुप और लिम इन्फ दोनों इक्वल हैं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो क्या है, कन्वर्जेंट है। और आपने देखा कि बाउंडेडनेस की नीड क्यों है, क्योंकि नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस में भी इक्वल आ सकते हैं, बट हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया है बाउंडेड। तो बाउंडेड वर्ड से आप डायरेक्टली इस बात को कह सकते हो। तो दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पर ही डायरेक्टली क्या है, बेस्ड है। दूसरी वाली स्टेटमेंट कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए इट मीन्स कि उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट है और सीक्वेंस बाउंडेड दी हुई है, तो इट मीन्स कि वो यूनिक लिमिट पॉइंट विद बाउंडेडनेस आ गई, तो फिर कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा, दैट इज वाई। ठीक है, सो इसी के साथ ये जो लेक्चर है आपका ये फिनिश होता है। कोई कुछ कह रहा है, हाँ। सो इसी के साथ ये जो लेक्चर है आपका ये फिनिश होता है और आपको ये इसी में हमने कर लिया है सारा सम अप। ठीक है, मैंने कुछ प्रूफ्स स्किप करा दिए हैं, मतलब जो प्रूफ्स हमें करने चाहिए थे बट कुछ मैंने स्किप करा दिए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं उनको करने की। आपको जितना ये हमने कंटेंट किया है सीक्वेंसेस के पोर्शन में, उस कंटेंट को पढ़कर असाइनमेंट शीट को सॉल्व करना है। और कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप किसी और बुक की हेल्प ले रहे हो कि इस बुक में ये थ्योरम है, इसकी हेल्प से हम ये कर लेते हैं।
ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं नोट्स से होगा, और अगर नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया जाएगा, तो आपको किसी और बुक की हेल्प नहीं लेनी है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपने थोड़ा टाइम देना है, 10 to 15 मिनट्स आप दे सकते हो, लगभग हाफ आवर भी आप दे सकते हो एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इवन इन ऑन वन ऑप्शन यू कैन स्पेंड अबाउट हाफ एन आवर, तो एक ऑप्शन पर भी आप इतना स्पेंड कर सकते हो, बट आपने कहीं से भी कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उस स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट के बेसिस पर डायरेक्टली बोल दिया जाए, बट ऐसा हम कब तक कर पाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, सो उस लिमिटेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, ब्रेन अपना अप्लाई करना होगा। नहीं होगा देन यहाँ पर करा जाएगा, और फिर उसी थ्योरम को सिर्फ आप याद रखोगे जो यहाँ पर करी जाएंगी, समझ गए। आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, सो परसों जब आपकी क्लास होगी मॉर्निंग में, उससे पहले आपको सबमिशन का लिंक आएगा। असाइनमेंट शीट की जितनी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले होंगे वो प्रॉब्लम्स आपकी सबमिटेड होंगी, तभी आपको क्लास में अलाउ किया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वो अलग चीज़ है, बट आपका रफ वर्क सबमिटेड होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम क्लास में वही लोग अलाउ होंगे जिन्होंने वर्क सबमिट किया हुआ है। ऑल राइट, सो बाय। Sir, sir, we do not require to learn limit superior and limit inferior of sets. सेट्स के केस में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का मीनिंग नहीं है, क्योंकि सेट्स के केस में ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फिनिटी हो, मतलब इन्फानाइट टर्म्स हो सीक्वेंस उसे सेट के अंदर, और मान लो अगर है भी इन्फानाइट टर्म्स तो उस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। लिमिट सुपीरियर ये कब चलेगा, जब सीक्वेंस के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं इस चीज़ को। हालांकि हो सकता है कि किसी और तरीके से किसी ने डिफाइन कर दिया। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम क्या कह रहे हो, तुम शायद सेट्स की बात नहीं कर रहे हो, तुम सीक्वेंसेज ऑफ सेट की बात कर रहे होंगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, सो सीक्वेंसेस ऑफ सेट के ऊपर एक क्वेश्चन होगा असाइनमेंट शीट में, या फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, किसी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में वो आया हुआ है, ठीक है। सो तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, सो सेट के ऊपर लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर का कोई मीनिंग नहीं है, बट सेट्स की अगर सीक्वेंस ले ली जाए तो किया जा सकता है डिफाइन, लेकिन जब भी वो डिफाइन करेंगे इस तरीके की चीज़, तो वो डेफिनेशन हमेशा एग्जाम पेपर में आपके पास अवेलेबल होगी। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो भी न्यू चीज़ डिफाइन की जाती है वो हमेशा पेपर में डिफाइन करके लिखी जाती है कि ये इस चीज़ को हम ये कह रहे हैं, एंड देन आपसे ये पूछा जा रहा है, समझ गए आप। ठीक है, Okay, sir. ओके, सो बाय।